हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आज मेरा डिस्कशन है व्हाट टू स्टडी फॉर सीए फाइनल नवंबर 17 एंड आईपीसीसी नवंबर 17। जब मैंने अपना टाइम टेबल का वीडियो आप लोगों से शेयर किया और बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने उस पर इतना ज़बरदस्त सपोर्ट दिखाया कि इट इज़ बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस एंड इट इज़ रियली डूइंग गुड इवन आफ्टर 1 month ऑफ इट्स अपलोड। तो सभी लोगों को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन बहुत लोगों के उसमें जो कमेंट्स और डाउट्स है वो यही है कि मैंने बोला था उसमें कि हर सब्जेक्ट का पहले 60% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करो एंड एक बार के लिए छोड़ के बाद में पिक करना द रेस्ट ऑफ इट, जिससे क्या हो आपका ओवरऑल तैयारी रहे सारे सब्जेक्ट्स पे। नाउ फॉर सीए फाइनल एंड आईपीसीसी ईच एंड एवरी स्टूडेंट जिसने भी मुझे कमेंट लिखा है उसका पहला सवाल यही है कि सर वो 60% टॉपिक्स कौन से है, उसकी लिस्ट क्यों नहीं शेयर करते। ठीक है, मैं आपसे लिस्ट शेयर करने की तो नहीं बात कर रहा, लेकिन मैं कुछ आइडिया दे रहा हूँ। सबसे पहली बात, ये वीडियो रैंकर के लिए नहीं है। कोई भी अगर रैंक अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है, तो दिस वीडियो कुड बी अ सुसाइड। मैं उन बच्चों के साथ हूँ अभी जिनकी सिचुएशन है आईसीयू वाली, ठीक है, वो लोग एडमिट है, बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन करना है और पता नहीं क्या होगा। ठीक है, और ये उन बच्चों के लिए भी है जो एक मिड रेंज में मार्क्स प्रेफर करते हैं, एंड बाय मिड रेंज आई वुड से 54 to 58% मार्क्स इन योर सीए फाइनल और आईपीसीसी। ठीक है, अगर आप इस रेंज को टारगेट कर रहे हैं तो भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। अगर इसके बियॉन्ड टारगेट कर रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो अभी बंद कर दीजिए, आपके हित में रहेगा, बिकॉज आई वुड बी वेस्टिंग योर टाइम। ओके, नाउ व्हाट आर दी परफेक्ट 60% टॉपिक्स दैट यू शुड स्टडी फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले लेके जाऊंगा सीए फाइनल के लिए, और सीए फाइनल का सबसे पहला पेपर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके सर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मुझे क्या सबसे पहले पढ़ना चाहिए और क्या बाद में पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें छोड़ सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए। अगेन मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा बिफोर मूविंग ऑन टू एनीथिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि आप लोग जब भी किसी टीचर से सुनते हैं कि कोर्स कितना करना चाहिए, तो हर टीचर बोलता है कि सर सारा ही कोर्स कीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा इससे अलग स्टैंड लेता हूँ, एंड रीज़न बीइंग व्हाट, जब हम ऐसा सोचते हैं कि हम किसी चीज़ को बोलते हैं येस, ठीक है, वेन एवर वी से येस टू समथिंग, ठीक है, वी आर डेफिनेटली सेइंग नो टू मैनी अदर थिंग्स। मतलब अगर आज आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे पर्टिकुलरली वो 4 चैप्टर पढ़ने हैं जो हो सकता है मेरे पर्सपेक्टिव से इररिलेवेंट हो और एग्जाम के हिसाब से इररिलेवेंट हो, आपने वो 4 चैप्टर पढ़ने में टाइम लगा दिया, तो डेफिनेटली आपको टाइम कम पड़ने वाला है आगे जाके वो 4 चैप्टर करने में जो इंपॉर्टेंट थे। करेक्ट ना? तो मैं जो आपको चीज बोलूं नो ये मत करना, उसका मतलब ये है कि आप मत करना शुरुआत में। अगर आपको टाइम बच ही जाता है बाद में करने के बाद, ठीक है, तो आप येस की कैटेगरी में उसको शिफ्ट कर देना। मतलब आई एम नॉट आइडियली आस्किंग यू टू लीव, बट क्या होगा, आपके पास टाइम इतना कम पड़ जाएगा कि आप ऑटोमेटिकली छोड़ जाएंगे, और अगर आपका छूट गया तो आपको नुकसान नहीं होगा अगर मैंने बोला है नो तो। अब इसके लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर के लिए सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगा कि पेपर होता है 100 मार्क्स का, और आइडियली मैं आपको बोलूं तो आपको 120 मार्क्स मिलता है। 4 मार्क्स का एक इंटरनल चॉइस एंड 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो आप स्किप कर सकते हैं। नाउ व्हाट आई डिड इन माय अटेम्प्ट वाज आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर अमलगमेशन, I did not prepare for holding companies। ठीक है, ना तो मैंने अमलगमेशन की तैयारी की, ना मैंने होल्डिंग कंपनीज की तैयारी की। क्या सर, क्या सुसाइड मतलब आपने किया होगा। ठीक है, हाउएवर आई वुड वांट टू से कि इसके 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 1 of 16 मार्क्स ईच, एंड बोथ ऑक्यूपाई 32 मार्क्स। कंपल्सरी क्वेश्चन में ये होल्डिंग और अमलगमेशन नहीं आ सकता। रीजन बीइंग व्हाट, रीजन बीइंग कि एएस पूछना है ना, तो एएस कंपल्सरीली 32 से 36 मार्क्स के टेस्ट हो जाते हैं, और प्लस एक और क्वेश्चन आपका इंड एएस और एएस के डिफरेंस के बीच का एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन और आता है। तो सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट तो यही है, एंड दिस विल नॉट टेक सो मच ऑफ टाइम इफ यू हैव डन प्रॉपर क्लासेस। अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं तो दिस विल नॉट टेक लॉट मच ऑफ टाइम, एंड इट इज वेरी स्कोरिंग, इट इज वेरी स्कोरिंग। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले आप ये तैयार करो ना। ठीक है, मैंने प्रैक्टिस मैनुअल भी देखा अकाउंट्स का, एंड व्हेन आई सॉ दैट व्हाट हैपेंड वाज, मैंने अमलगमेशन को खोला, अमलगमेशन के पेजेस सारे टेयर ऑफ कर दिए, होल्डिंग कंपनीज को निकाला, होल्डिंग कंपनी का भी सेगमेंट मैंने फाड़ के अलग रख दिया, और जो बाकी पीएम बचा, मेरे पास प्रैक्टिस मैनुअल बचा, दैट वाज जस्ट हाफ द साइज। नाउ कंसीडरिंग 32 मार्क्स फॉर अमलगमेशन एंड होल्डिंग,
अगर मैं 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन बोनस में छोड़ दूं, ऑप्शन में छोड़ दूं, तो एक और 16 मार्क्स का क्वेश्चन मेरे को छोड़ना पड़ जाएगा बाय डिफॉल्ट. दैट वुड अलाउ मी 84 मार्क्स. 84 मार्क्स पढ़ने के लिए आपको कितना पढ़ना है? हाफ पीएम. और बाकी 16 लाने के लिए कितना पढ़ना है? पूरा हाफ पीएम. तो बेटर क्या है कि पहले आप ये कर लो, और अगर आपको टाइम नहीं बचे इसके बाद तो स्टिल यू कैन बी वेरी हैप्पी बिकॉज यू डिड योर बेस्ट और आप अब 84 का अटेम्प्ट करने जा रहे हो. अगर आपने इन चैप्टर्स को पहले उठा लिया तो क्या होगा, आप इधर पहुंचते पहुंचते हो सकता है बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आधा मॉड्यूल कवर करने में, आधा प्रैक्टिस मैनुअल कवर करने में तो बड़ा ही टाइम लगने वाला है. तो ऑफ कोर्स दिस इज माय एडवाइस फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. अगर आपको ठीक लगे तो फॉलो करना, यू कैन क्रिटिसाइज इट, आई एम इन्वाइटिंग कमेंट्स फॉर दैट एज वेल. ठीक है, बट जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से मैंने केवल एक जजमेंट दिया है. ठीक है, ओके. उसके बाद आपका पेपर आता है एसएफएम का. नाउ व्हाट हैपेंस विद एसएफएम इज द प्रॉब्लम, द मेजर प्रॉब्लम इज कि बहुत सारे जो हमारे फैकल्टी लोग हैं, एंड दे आर नॉट रॉन्ग इन डूइंग दैट एज वेल, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सबसे पहले बहुत ना टफ वाले चैप्टर्स पढ़ाते हैं. ठीक है, और उसमें बहुत सारी क्लासेस लगती है, मतलब मल्टीपल क्लासेस. ठीक है, मतलब कुछ जैसे कोई फॉरेक्स पढ़ा रहे तो उसको 30 आवर्स तक चल रहा है फॉरेक्स. ठीक है, कोई अगर डेरिवेटिव्स पढ़ा रहे तो उसको 60 आवर्स केवल डेरिवेटिव्स का ही लेक्चर चल रहा है. ठीक है, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट हो गया. और क्या होता है लास्ट में टुवर्ड्स द एंड ऐसा चैप्टर चलता है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. ठीक है, फिर चलता है लीजिंग वर्सेस बाय डिसीजन वाला. फिर चलता है डिविडेंड पॉलिसी. ठीक है, फिर एक चैप्टर रहता है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. ठीक है, विच इज डन इन वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम. देन देयर इज अनदर चैप्टर जहाँ पे आप लोग सीखे होंगे अपना सारा थियोरी पोर्शन भी. ठीक है, एंड देयर इज वन मोर चैप्टर विच इज नॉट कमिंग अप टू माई माइंड राइट नाउ. ठीक है, जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, मैं ये चाहूँगा कि ये सारे जो चैप्टर्स हैं ना, ये मुश्किल से आपके 20 क्लासेस ऑक्यूपाई किए होंगे. ठीक है, पूरे करिकुलम में. एंड मर्जर एंड एक्विजिशन का 16 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार आता है. लीज वर्सेस बाय का 8 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा ही आ जाता है. डिविडेंड पॉलिसी का 8 मार्क्स हमेशा आ जाता है. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है. थ्योरी आपको 16 मार्क्स की मिलती ही मिलती है. ठीक है, अब आप सोचो ना, जो आपने 20 क्लास में पढ़ा है उसको अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो इतना सारा मार्क्स आ सकता है. ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, ये सारा छूट जाएगा. और आप टफ चैप्टर्स में जब पहले, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ पे आपको टफ चैप्टर्स छोड़ने, मैं बोल रहा हूँ उसमें टाइम बाद में देना. टूवर्ड्स द एंड पढ़ना क्या, डेरिवेटिव्स. मतलब आप एक सीक्वेंस तो सेट कर सकते हो कि मुझे क्या पहले पढ़ना है और क्या ज्यादा स्कोरिंग है. यस, सो दिस इज द एडवाइस विच आई वुड गिव ऑन एसएफएम. ठीक है सर. फर्स्ट ग्रुप के अंदर बात करें तो नेक्स्ट जो है, ठीक है, वो हमको लॉ और ऑडिट पे और एडवाइस दो ना. तो मैंने मान लो ऑडिट पे आपको एडवाइस देने की बात की, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इसमें प्रैक्टिस मैनुअल पे फोकस करेंगे सबसे ज़्यादा. बिकॉज द मेजर प्रॉब्लम विद ऑडिट इज व्हाट, पीपल डोंट नो हाउ टू राइट देयर आंसर्स. आंसर लिखने का तरीका नहीं पता. प्लस आप लोग बहुत सारे ऑथर्स की बुक्स रेफर कर रहे हैं, एंड वो मैं सच्ची बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या होती है. आप लोगों ने कोई ऐसे पढ़ा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऐसे से 510, ठीक है, या बोल रहे हो 570, या बोल लो 580, 500 का कोई भी क्लासिफिकेशन का ऐसे लिया मैंने. अब क्या होगा, मैं सारी चीज़ें समझूंगा कि ऐसे 500 की सीरीज़ में क्या होता है, फिर 510 क्यों है, 70 क्यों है, 80 क्यों है. ठीक है, उसके बाद मैं समझूंगा कि हर एक पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करूंगा जो भी मेरे ऑथर की बुक ने दिया है. तो बहुत सारे पैराग्राफ्स भी पढ़ लिए मैंने, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक. नाउ व्हेनेवर यू आर रीडिंग सो मच ऑफ थिंग्स इन अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, यू विल रिटेन लेस, क्योंकि रिटेन करना पड़ता है और रिटेन करना मुश्किल है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसा प्रैक्टिकल तो है नहीं. ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है ऑल दो, लेकिन फिर भी लोगों को उतना क्लैरिटी से नहीं समझ में आता और पैराग्राफ वाइज याद नहीं रहता. अब क्या होगा, अगर आप प्रैक्टिस मैनुअल खोल के अगर चैप्टर देखेंगे तो ऐसा मिलेगा आपको कि कोई क्वेश्चन है ना, जैसे ऐसे 510 पे, ठीक है, तो हो सकता है वो एक ही क्वेश्चन एक ही पैरा में, ओनली सिंगल पैरा हैज बीन आस्क्ड 4 टाइम्स. अब ऐसा अगर 4 बार पूछा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इसको तैयार करना ही चाहिए. वो उस एक पैरा पे ज्यादा ध्यान दो ना, रादर देन गिविंग व्हाट द एंटायर ऐसे द रेलेवेंट टाइम. तो आपको कम टाइम में भी होगा, और वो पैरा आपने क्योंकि 4 बार पूछा गया तो आपको हमेशा क्लिक रहेगा कि हाँ ये पैरा है तो क्या हुआ. तो स्टिल यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन अ पर्सन हु हैज स्टडीड द एंटायर ऐसे 510. तो मैं बोलता हूँ पहले इसमें प्रैक्टिस मैनुअल को कवर करो, बिकॉज आप जितना समझ सके उससे आपको एक आइडिया तो हो गया कि ऑडिट को क्या है, किस तरह से चलता है.
लेकिन अभी प्रैक्टिस मैनुअल पढ़ोगे तो यू विल नो विच आर दी क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड. नाउ देयर आर सम एसआरईज. अब जनरली क्या होता है, एसआरईज डिस्कस नहीं होते, लेकिन एसआरई जैसे 4410 है, इस पे कितनी बार क्वेश्चन आया, कितनी बार, और एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो व्हाई नॉट स्टडी दिस एज वेल. मतलब वो क्वेश्चन देखोगे तभी तो मालूम चलेगा. तो कभी कभी लिखने का तरीका और प्रेजेंट करने का तरीका प्रैक्टिस मैनुअल देख के ही खुलता है. इंटरनल ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए. इंटरनल ऑडिट के कंपनी लॉ के प्रोविजंस भी सारे क्लियर रखना, और इंटरनल ऑडिट के ऊपर जितना ऑडिट में ज्ञान दिया है सारा क्लियर रखना. मतलब इंटरनल ऑडिट को बहुत थॉरली पढ़ना. इस पे मैं मान के चल रहा हूँ 24 मार्क्स का कवरेज रहेगा. ठीक है, आपको इतना पेपर मिल जाएगा कि इंटरनल ऑडिट नजर ही नजर आएगा हर जगह. ठीक है, तो मैं चाहूँगा आप इस तरह से प्रिपेयर करें. मैं चाहता हूँ प्रोफेशनल एथिक्स आप टुवर्ड्स दी एंड पढ़ें, क्योंकि 16 मार्क्स पहली बात तो ऑप्शन में जा सकते हैं, प्लस यू शुड फॉलो क्वेश्चन आंसर अप्रोच. तो आप अपना प्रैक्टिस मैनुअल से पढ़ लेना, क्योंकि कुछ ऐसे हैं क्वेश्चंस जो रिपीटेडली पूछे गए हैं, रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो वो आपके पक्का सही हो जाएंगे अगर आपकी तैयारी कम भी रहती है टुवर्ड्स दी एंड तो. ठीक है, रही बात ऑडिट की ये. उसके बाद मैं बोलना चाहूँगा लॉ में क्या करना है. एक्चुअल में मैं बताऊं वेरी ट्रूली, इफ आई से दैट लॉ में मेरा भी स्कोर और हाथ थोड़ा कम ही अच्छा रहे, इसलिए मैं बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस मैनुअल तो पूरा पढ़ना ही, बट डू हैव अ रेफरेंस मटेरियल रेडी. क्योंकि क्या है, जब से कंपनीज लॉ आया है नया, कंपनीज एक्ट आया है नया, तब से क्या हो रहा है 2013 के बाद से देर आर नॉट सो मैनी क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड. मतलब अभी तक भी पूछना बाकी है स्टडी मैट से बहुत सारा क्वेश्चन, तो स्टडी मैट से भी सारा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है. तो इसका मतलब क्या होता है, हर बार हमें कुछ ना कुछ नए नए टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं. बट फॉर अलाइड लॉज आई वुड से स्टिक टू योर पीएम. अलाइड लॉज के लिए मैं बोलूंगा पीएम से चिपके रहे. और मैं ये भी बोलूंगा जैसे प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन इन मिसमैनेजमेंट, ये वाला चैप्टर है, लास्ट में और भी 2-4 चैप्टर्स हैं ऐसे जिसमें से हर एक में से एक क्वेश्चन आता है, 1 क्वेश्चन ईच. ठीक है, तो आपको अगर 8-10 पेज पढ़ के मिल रहा है एक आंसर, ठीक है, और वहां पे आपको डायरेक्टर्स के लिए मान लो 70 पेजेस पढ़ के 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, व्हाट इज बेटर टू हैव 1 क्वेश्चन डन इन 8 to 10 पेजेस. एंड इफ यू डू 3 चैप्टर्स एज सच, आपके ज्यादा मार्क्स इकट्ठे होंगे ना. तो पहले वो सब चीजें पढ़ो जो छोटी हैं. व्हाई? बिकॉज छोटी चीजों में वेरिएशन एंड क्वेश्चन में ट्रिक भी क्या होगा, कम होगा ऑफ कोर्स. तो पहले वो सब चीजें पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा. ठीक है, तो लॉ का मेरा ये एडवाइस रहेगा. उसके बाद मैं बात करता हूँ एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, AMA. इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि कुछ RTPs में सजेस्ट करना चाहूंगा. RTP ऑफ नवंबर 14, RTP ऑफ नवंबर 15, RTP मई 16, ठीक है, RTP नवंबर 16, और जो RTP आएगी अभी आपकी करंट नवंबर 17. ठीक है, उसको बहुत ढंग से कर जाना. ये 5 RTP आप कर जाओ, केवल और केवल ये 5 RTP आप कर जाओ, यू विल हैव अ फेयर आइडिया ऑफ व्हाट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, और हर टिप एंड ट्रिक आपकी सॉल्व हो जाएगी. उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, आपको इसका थ्योरी बेस क्लियर करना है. थ्योरी बेस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ आपको पक्का आपके मिल सकते हैं. उनमें से एक है वैल्यू चेन एनालिसिस, जिसपे क्वेश्चन आपको मिल सकता है. एक है बैलेंस्ड स्कोर कार्ड अप्रोच, ठीक है, और एक OR से भी आ सकता है. PERT CPM के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो मैं ये 3 टॉपिक आपको खास सजेस्ट करना चाहूँगा थियोरी के अंदर कि कम से कम इन 2 फर्स्ट और सेकंड को मैं हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स बोल रहा हूँ, इनको बहुत अच्छे से लॉजिकली तैयार करके जाना. ठीक है, अनदर टॉपिक वुड बी पेरेटो एनालिसिस. प्रैक्टिकल को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्वेश्चंस उठाएं और उसी से करें. तो मैं एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में या कॉस्टिंग के पेपर के लिए बोलूंगा आपको इस तरह से पढ़ना. नवंबर 14 और नवंबर 15 की RTPs लैंडमार्क RTPs हैं, बहुत ट्रिकी और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं. तो कल को अगर कोई नया क्वेश्चन पिक होता है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि नवंबर 14 और नवंबर 15 के RTP से पिक हो सकता है. एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आने का बहुत चांस है. जिनको सिंप्लेक्स में प्रॉब्लम है, सिंप्लेक्स में उनको नवंबर 15 की RTP बहुत हेल्प करेगी. उनको सिंप्लेक्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मिल जाएगा नवंबर 15 के RTP में, जो कि उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा. नवंबर 14 के RTP बेसिक कॉस्टिंग के अंदर जो शुरुआत के जो कॉस्टिंग के चैप्टर्स हैं, जो आपको लगता है कि जैसे जो नई थ्योरीज हैं कॉस्टिंग की, ठीक है, 6 सिग्मा वगैरह, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं. तो वो वाली चीज़ें आप जरूर पढ़ना, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी. तो ये 2 RTPs नवंबर 14 एंड नवंबर 15 आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद मैंने आपको 3 RTPs और बताएंगे जो आपके अटेम्प्ट से रीसेंट है. ठीक है, सो दैट वुड ऑल्सो हेल्प अ लॉट. ओके, उसके बाद पेपर आता है, सबसे भयानक पेपर है डायरेक्ट टैक्स. नहीं, सबसे भयानक पेपर है आपका इसका. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इसका में सर क्या प्रॉब्लम है,
मैं बोलना चाहता हूं कि चैप्टर नंबर 3 प्लस चैप्टर नंबर 6 इसको एकदम थरोली पढ़ना और अपने मटेरियल से पढ़ोगे तो और भी अच्छा, ठीक है। और ये दोनों मिला के आपके 40 मार्क्स के पक्का आएंगे पेपर में, ठीक है। 40 मार्क्स के पक्का आएंगे, इट विल बी अराउंड 36 to 40 मार्क्स, ठीक है। और इसको एकदम लाइंस के बीच में से भी पढ़ना, क्योंकि इधर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर कंट्रोल एंड दिस इज फॉर ऑडिट। तो कंट्रोल और ऑडिट को मिक्स करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और अंदर सेंटेंस बेस दे रखे होते हैं, सेंटेंसेस दे रखे होते हैं, इन्वर्टेड कोटेशन लगा रखा होता है, ले रखा होता है आगे कमेंट। इस पे मैंने एक टेस्ट भी ड्राफ्ट कर रखा है चैप्टर नंबर 3 और 6 पे। आप लोग मुझे मेल करना, मैं आपको मेल कर दूंगा, बिकॉज सिंस आई टीच इसका आई वुड बी सेंडिंग इट टू यू, सो नो प्रॉब्लम्स विद दैट। एक फुल कोर्स का टेस्ट भी ड्राफ्ट कर रखा है जो सॉल्यूशन के साथ में नवंबर 17 के लिए वेरी मच रेलेवेंट, आप मुझसे वो भी ले सकते हैं। अब मैं उसके बाद बात करूं, जब चैप्टर 3 और 6 आप बहुत थरेली कर लो तो आप बहुत सिक्योर पोजीशन पे आ जाओगे। उसके बाद मैं आपको बोलूंगा आप पढ़ना चैप्टर नंबर 8 एंड उसके बाद चैप्टर नंबर 5। अगर आप ये 4 चैप्टर्स भी करके जाते हैं तो यू विल स्कोर मोर देन 66 मार्क्स। इससे अप ही रहेगा, मिनिमम बता रहा हूं मैं, इतना तो आ ही सकता है, ठीक है। इससे अप ही रहेगा, मतलब इतना पेपर आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे और आपको आ भी रहा होगा, बिकॉज व्हेन यू फोकस ऑन लेस थिंग्स यू कैन डू दोज लेस थिंग्स इन अ बेटर मैनर। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इसका के लिए ये तैयारी करना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद चैप्टर नंबर 1, 4 एंड 7 इसके मैं आपको कुछ बता दूंगा, कुल मिला के 30 टॉपिक्स। तो इट विल बी हार्डली 30 पेजेस फॉर ऑल दी 3 चैप्टर्स टुगेदर, जिसमें से आपका 2/3 पोर्शन लग जाएगा आपके एग्जाम में। मतलब ऐसा होगा इसमें से 1/3 पोर्शन आपको नहीं आएगा एग्जाम में, बट दैट वोंट मैटर, क्योंकि स्टिल अगर मान लो ये तीनों चैप्टर मिला के 24 मार्क्स का पूछा गया है तो भी आपको 16 मार्क्स का पेपर इनमें से आ जाएगा केवल मेरे 30 टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि आप मुझसे पूछ लेना हर चैप्टर से, मतलब हो सकता है 30 से भी कम ही जाए, ठीक है। तो मैं आपको टॉपिक लिस्ट भी मेल कर दूंगा या व्हाट्सएप कर दूंगा, तो आप मुझसे पूछ लेना या फिर मुझसे फोन पे डिस्कस कर लेना, बट फोन शुड बी बिटवीन 9 PM 10 PM टाइम, ओके। नाउ देन टॉकिंग अबाउट व्हाट DT एंड IDT, ठीक है। नाउ व्हाट्स द केस विद DT एंड IDT। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स के लिए समझाना चाहूंगा आपको ये बात कि डायरेक्ट टैक्स में आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, जैसे एक चैप्टर में बताता हूँ आपको असेसमेंट प्रोसीजर। अब व्हाट पीपल आर डूइंग इज, जितना भी आप लोग कर रहे हो वो मुझे ये पता है कि आप लोग क्या कर रहे हो असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर। आप लोग ना सारा पहले प्रोविजन पढ़ रहे हो, देन यू आर लुकिंग फॉर क्वेश्चंस। आई वुड से गो फॉर क्वेश्चंस फर्स्ट, क्योंकि बहुत सारे असेसमेंट प्रोसीजर के क्वेश्चन बहुत पुराने जजमेंट्स और केस लॉस पे बेस्ड आते हैं हमेशा एग्जाम में, ठीक है। और क्या होगा, आपको वो तब भी नहीं आएगा पूरा, तो उस वजह से मार्क्स कटेंगे। तो क्वेश्चंस को फोकस करना, मतलब फॉर डायरेक्ट टैक्स आई वुड से स्ट्रिक्टली रेफर प्रैक्टिस मैनुअल ओनली। प्रोविजन पढ़ने अब मत बैठना, लेटेस्ट प्रैक्टिस मैनुअल रखना या अपने साथ में ऐसे किसी ऑथर का कंपाइलर रखना जिसने पिछले 20 पेपर सॉल्व कर रखे हो और लेटेस्ट लॉ से सॉल्व कर रखे हैं, और उससे पढ़ना स्टार्ट कर दो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्या होता है, हमें बहुत सारे प्रोविजन आ रहे होते हैं और क्वेश्चन एप्लीकेशन से ही समझ में आते हैं, प्लस प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट्स भी आपके तभी क्लियर होंगे। तो मार्क्स अगर आपको इंक्रीज करने हैं तो आपके इसी तरीके से होंगे। आई गॉट 62 मार्क्स इन माय डायरेक्ट टैक्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मैंने एक कंपाइलर उठा के पढ़ना स्टार्ट किया था रादर देन रिवाइजिंग थिंग्स। क्योंकि अगर मैं रिवाइज करने बैठूंगा तो आप लोगों को पता है, आप लोग ऐसे ऐसे टीचर से भी पढ़े होंगे जिनके 8-8, 9-9 मॉड्यूल है, एंड समरी मॉड्यूल से कोई क्लियर नहीं होता कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होगा। तो अल्टीमेटली व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, जिससे आपका दिमाग खुलेगा, आपको पता लगेगा कि अच्छा ये एडजस्टमेंट 2 जगह ट्रीट होगा या ये एडजस्टमेंट 3 जगह ट्रीट होगा। और उसमें जाके अगर आपको कोई पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन है जो आपको नहीं क्लिक हो रहा, तो उसके लिए आप रेफर करो क्या, अपना मेन मॉड्यूल, और वहां से उसको रीग्रास्प करो और देखो कि उसकी टेस्टेबिलिटी क्या है। अगर बहुत सारी बार पूछ रहा है, जैसे देयर इज अ प्रोविजन से 40A आइए, ठीक है। अब जैसे ये सेक्शन है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बार बार पूछा जाता है, बहुत टेस्टेबिलिटी है। तो मैं बोल रहा हूं अगर आपको ये नहीं आ रहा, अगर मान लो क्वेश्चन से, तो आप क्या करेंगे, फिर प्रोविजन पे जाएंगे, प्रोविजन को देखेंगे। सो यू शुड यूज अ रिवर्स अप्रोच इन डायरेक्ट टैक्स, बिकॉज ये कोर्स आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते, चाहे बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो। एंड आई वुड से दैट 62 मार्क्स दैट आई गॉट वाज बिकॉज ऑफ दिस अप्रोच ओनली। इन इनडायरेक्ट टैक्स मैं बोलूंगा सबसे पहले आपको सर्विस टैक्स प्रिपेयर करना चाहिए, सर्विस टैक्स, उसके बाद कस्टम्स, और लास्ट में एक्साइज, बिकॉज मार्क्स कम है एक्साइज के। और उसमें भी अगर आप सैनवेट छोड़ भी जाए, सैनवेट अगर आपका छूट जाए बाय चांस,
तो चिंता मत करना, बाकी चीज़ें तो ढंग से प्रिपेयर करके जाना एटलीस्ट, बिकॉज देर आर सो मेनी रूल्स एंड स्टफ जो कि आसान है और अप्लाई करना आसान है। सेनवेट का चैप्टर आके थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई हो जाता है, बट इवन इफ यू स्टिल लीव इट यू विल लूज ओनली 10 मार्क्स इन टोटलिटी। ठीक है, तो अगर 10 मार्क्स आप साइडलाइन करना चाहते हैं जिसमें से 5 नंबर तो कंपलसरी में जाएंगे, 5 नंबर आपके इधर उधर से जा सकते हैं तो भी चलेगा, बिकॉज आपको अल्टीमेट लॉस कितना होगा, 5 मार्क्स का ही होगा, तो आप ये चीज़ अवॉइड कर सकते हैं। विद इनडायरेक्ट टैक्स आई वुड से कि ये लेटेस्ट प्रोविजंस पे ज़्यादा चलता है, इसलिए आप इसमें प्रैक्टिस मैनुअल पे उतना फोकस ना करें जितना आप मटीरियल पे फोकस करें, और इसमें आपको कोई ऑथर अगर हो आपके पास अच्छा तो उससे पढ़ें। ठीक है, और अगर आपने ट्यूशंस लिए होंगे तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे आपको इनडायरेक्ट टैक्स के, जिन्होंने आपको बहुत गाइड किया होगा, तो मेरे गाइड करने का उतना एफर्ट नहीं रहेगा। सिंस इट इज़ गेटिंग लेट आई विल पोस्ट अनदर वीडियो फॉर IPCC। डू लेट मी नो, मुझे ज़रूर बताना आपको मेरा स्टडी प्लान कैसा लगा। मैं अभी भी ये बोलूँगा कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप चीज़ें छोड़ दो, आई एम जस्ट एडवाइजिंग टू डू द इम्पॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। इन द वेक ऑफ इट क्या होगा, धीरे धीरे जब आप ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर चुके हो यू विल रियलाइज कि टाइम खत्म ही हो गया, एक्चुअल में खत्म हो गया। तो बेटर रहना कि हम लोगों ने ज़्यादा मार्क्स को कवर कर लिया और फिर हमारा टाइम खत्म हुआ, रादर देन व्हाट कि ये छुड़वा कैसे दिया, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो पढ़ के और उसमें टाइम वेस्ट करके और फिर कम मार्क्स कवर करने से बेटर क्या है कि आप एक बार सोच लो कि छोड़ देना है और टाइम बच जाए देन पिक इट अप एंड डू इट। बिकॉज अगर टाइम बच गया तो वाई नॉट, मतलब किसी के अगर 60 की तैयारी हो गई है और टाइम बच रहा है तो वाई नॉट गो फॉर 80, टाइम बच रहा है ना तो वाई नॉट। ठीक है, और CA फाइनल वाले बच्चे तो जानते हैं कि क्यों नहीं करेंगे। IPCC पे मैं चर्चा फिर से करूंगा बाद में, एंड विल बी डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट व्हाट टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन फर्स्ट एंड व्हाट इज टू बी डन नेक्स्ट एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। टिल देन बाय बाय, एंड मुझे इस पर भी रिस्पॉन्स देते रहना। मैं उम्मीद करता हूँ CA फाइनल वाले बच्चों को बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, और वो इस बात को इम्प्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड इट